Hello and welcome to my channel. So in today's video, I'm going to explain कि जब आप कॉलेज में आते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पहले तो पढ़ने पड़ते हैं एंड अदर देन दैट आज हम जो फर्स्ट ईयर है उसका सिलेबस भी साथ ही साथ लगे हाथ डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द वीडियो. तो देखो, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू थ्रू अ फ्लो चार्ट सॉर्ट ऑफ अ डायग्राम. आपके पास सीन ये होता है कि आपको पहले फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना होता है, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट करना होता है, फिर थर्ड ईयर कंप्लीट करना होता है और उसके बाद आपको आपकी डिग्री मिल जाती है. और फिर आता है आपका फोर्थ ईयर जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है. लाइक 3 इयर्स करना आपके लिए कंपलसरी है अगर आपको डिग्री चाहिए, और फोर्थ ईयर ऑप्शनल है. ये केवल उन बच्चों के लिए होता है जिनको रिसर्च करनी होती है. और मैं ये बात दोबारा अपने चैनल पे कहने वाली हूँ कि भाई अगर तुम्हें रिसर्च करनी ही है तो प्लीज आप अभी अपनी अंडर ग्रेड के बाद डायरेक्ट मत करो. थोड़ा खुद को समय दो, थोड़ा सा पहले देखो कि आपने कितनी चीजें एब्जॉर्ब की है, कितनी चीजें नहीं की है, और आप अपने आप को आई वुड से कि टाइम दो. एंड दिस इज लाइक यूजलेस, आई वुड से लाइक लिटरली ये एक यूजलेस चीज है, तो इसके बारे में तो मैं बात करना भी नहीं चाहूंगी. ना अदर देन दैट आपको पर ईयर 2 सेमेस्टर्स देने होते हैं. ठीक है, आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम देना पड़ेगा. फिर जाकर के आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको थर्ड सेम और फोर्थ सेम देना पड़ेगा. फिर जाकर के आप अपने थर्ड ईयर में आओगे जिसमें आपको अपना फिफ्थ सेम और सिक्स सेम देना पड़ेगा. और तब जाकर के आपको डिग्री हासिल होती है. ठीक है, अब जो इंसान रिसर्चर कर रहा है फिर वो एडिशनली सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 करता है. ठीक है, पहले ऐसा होता था कि काफी सेमेस्टर में आपको टाइम मिलता था कि भाई बहुत लंबा लंबा टाइम है तो आपके पास सिलेबस करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम होता था. पर अब क्योंकि ये सेमेस्टर्स जो खत्म हो रहे हैं ना, ये बहुत ही चुटकियों में खत्म हो रहे हैं, आपको ज्यादा टाइम मिल नहीं रहा है, तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना काइंड ऑफ अ टास्क चैलेंज आपके लिए हो जाता है, काफी बर्डनसम हो जाता है. इसीलिए मैं ना यहाँ पे आज सिलेबस भी डिस्कस करके जाऊंगी फॉर यू फर्स्ट ईयर्स. बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर कंप्लीटली. ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर है कि आपको 4 इयर्स का एक पूरा का पूरा कोर्स ऑफर किया जाता है. थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिलती है एंड फोर्थ ईयर में आपका रिसर्च ईयर होता है. अदर देन दैट आपको पर ईयर 2 सेमेस्टर्स देखने पड़ेंगे. ठीक है, आपको पता होता है ना ऑड नंबर इवन नंबर कौन से होते हैं, तो ऐसे हम बोलते हैं कि अभी ऑड सेमेस्टर चल रहा है या इवन सेमेस्टर चल रहा है. ठीक है, नाउ अदर देन दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप नए नए कॉलेज में आते हो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है, थर्ड ईयर में थोड़ा सा आपका डायग्राम चेंज हो जाता है, और अगर आप फोर्थ ईयर कर रहे हो तो आपका डायग्राम एंटायरली चेंज हो जाता है. ठीक है, पर हम यहाँ पे फोर्थ ईयर की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, थर्ड ईयर की भी नहीं करेंगे, सेकेंड ईयर की भी नहीं करेंगे. आज हम बात करने जा रहे हैं केवल और केवल फर्स्ट ईयर की. सेकेंड ईयर के लिए जो वीडियो आएगी वो ठीक मैं इसके बाद डालूंगी, बट आई वॉन्टेड टू एक्चुअली मूव इन अ सीक्वेंस. सो अभी पहले मैं फर्स्ट ईयर का थोड़ा निपटा के चलना चाहती हूँ. ओके, तो होता ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आ चुके हो, आपका सेमेस्टर 1 आपके सामने खड़ा है. ठीक है, तो आपके सामने 7 सब्जेक्ट्स रख दिए जाते हैं कि आपको ये 7 सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं. इन 7 सब्जेक्ट्स में आपकी बैक नहीं आनी चाहिए और आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है. ठीक है, एंड लेट मी टेल यू, आप कितने भी लाइक बोलना तो नहीं चाहिए, एंड आई एम नॉट इवन जजिंग बाय द वे, बट डजेंट मैटर कि आप कितने यू नो नॉट स्मार्ट टाइप स्टूडेंट हो, बिकॉज अगर आप एटलीस्ट थोड़ा पढ़ लो ना, थोड़ा सा पढ़ लो और आपकी राइटिंग स्किल्स थोड़ी आप इम्प्रूव कर लो तो आपकी बैक बिल्कुल नहीं आने वाली है. इट इज दैट सिंपल. DU इज दैट सिंपल. ठीक है, सो अगर आपको यहाँ पे ना ये है कि बस मैं पास हो जाऊँ, एग्जाम में पास हो जाऊँ, तो वो तो आपने वैसे भी हो जाना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप ये वीडियो नहीं भी देखोगे आप तभी भी हो जाओगे. ठीक है, दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर पीपल हु वांट टू टेक इट सीरियसली. ठीक है, एंड आई हैव टोल्ड दिस ऑलरेडी इन दिस चैनल एक ही वीडियो में कि दिस पर्टिकुलर फील्ड नीड्स पीपल हु आर सीरियस इन लिटरेचर. ओके, पर मैं फिर अपनी भावनाओं में नहीं बहना चाहती गाइस, तो मैं फिर से वापस टॉपिक में आने की पूरी कोशिश करूंगी. मेरी ADHD में मेरी सहायता करना, बिकॉज भाई मेरी ADHD मुझे किसी टॉपिक से किसी टॉपिक में ले आती है, एंड दिस इज माई एक्सप्लेनेशन फॉर माई दिस बिहेवियर. बट येस, लेट्स जंप बैक इनटू द टॉपिक. तो देखो ये है कि पर सेमेस्टर आपको 7 सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं, और ये सीन आपका फर्स्ट सेमेस्टर में भी होता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी होता है, थर्ड सेमेस्टर में भी होता है और फोर्थ सेमेस्टर में भी होता है. यानी कि आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट्स करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है. अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 7 सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं. अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो
तो इन 7 सब्जेक्ट्स में से आपके 3 सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट होते हैं। अब कोर सब्जेक्ट का मतलब समझते हो कि जो कि आपको आपकी डिग्री दिलाएँगे, जो कि आपके इंग्लिश के ही सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो ये आपके पास 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं। और आई थिंक अगर आप कोई और भी कोर्स कर रहे हो ना, तो उसमें भी 3 ही कोर सब्जेक्ट होते हैं। और पहले ऐसा था, लिटरली जब मैं कॉलेज में आई, उससे 2 साल पहले ऐसा था कि केवल कोर सब्जेक्ट होते थे और इंसान केवल अपने कोर सब्जेक्ट पढ़ता था। वो भाई जब हम लोग कॉलेज में आए ना, तभी ऐसा हुआ है कि नहीं, अब आपको कोर सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, पर उसके साथ-साथ आपको 4 एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि पहले एईसी का कॉन्सेप्ट होता है, नहीं होता था, बट चलो मैक्सिमम उनके 4 सब्जेक्ट होते रहे होंगे। वो हमारे साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं भाई। हमने 10th के बोर्ड्स 2 बार दिए, ठीक है? 12th वाज़ फिर भी फाइन, फिर हमारे टाइम पे सीयूईटी भी आ गया था, फिर सीयूईटी अलग से बच्चा दे। एंड नाउ यू आर सेइंग कि जब आप कॉलेज में एक्चुअली आ चुके हो, तो आपका कॉलेज का भी हम स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और इतना घटिया स्ट्रक्चर आपको ला करके दे रहे हैं। आई अगेन स्टार्टेड रैंटिंग। येस। ये सारी बातें फिर से साइड में रखते हुए लेट्स डिस्कस ये 7 सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जो आपके पर सेमेस्टर चेंज होंगे। आप सबसे पहले तो सेमेस्टर 1 में कोई 3 कोर सब्जेक्ट पढ़ोगे, सेमेस्टर 2 में जाकर के आपके वो 3 कोर सब्जेक्ट चेंज होंगे, सेमेस्टर 3 में आपके फिर से ये 3 कोर सब्जेक्ट चेंज होंगे और सेमेस्टर 4 में भी आपके ये 3 कोर सब्जेक्ट्स चेंज होंगे, ठीक है? अभी मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगी कि आपके कोर सब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं और आपका उसमें सिलेबस क्या-क्या है, वो मैं आपको सिलेबस के साथ डिस्कस करके दूँगी, ठीक है? अभी हम यहाँ पर बात करते हैं आपके 4 एडिशनल सब्जेक्ट्स की कि वो क्या-क्या हैं, ठीक है? सबसे पहला सब्जेक्ट होता है एडिशनल एईसी, ठीक है? एईसी इज़ योर एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। इसमें ऐसा होता है कि आपको हिंदी और ईवीएस करनी पड़ती है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रीजनल एरिया से आते हैं, जो असमीज़ बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं, तो उनको ऑप्शन दिया जाता है कि जो लैंग्वेज आपने 8 तक की है, 10 तक की है, 12 तक किया है, अगर कुछ बच्चों ने हिंदी नहीं किया है बट अपनी रीजनल लैंग्वेज की है, तो उनको वो कोर्स दिया जाता है। मतलब एक लैंग्वेज कोर्स होता है, ठीक है? और दूसरा ईवीएस होती है। तो आपके साथ ये होता है कि आपको एक सेमेस्टर ईवीएस पकड़ाते हैं, फिर दूसरे सेमेस्टर आपको हिंदी पकड़ाते हैं या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज पढ़ाते हैं। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, फिर आपको ईवीएस पकड़ाते हैं, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा, आपको हिंदी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज पकड़ाते हैं। तो ये आपका ऑल्टरनेट ईयर्स में हिंदी ईवीएस ऐसे स्विच होता रहता है, ठीक है? ये आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स होता है। अब जैसे ही आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स आपको थोड़ा समझ में आए, तो आपको दिया जाता है एसईसी। एसईसी होता है आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स, ठीक है? ये बेसिकली आपकी स्किल्स एनहांस करने के लिए है। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कि बीए इंग्लिश ऑनर्स नहीं लिया है, ठीक है? और वो चाहते हैं कि यार हमें क्रिएटिव राइटिंग आए, हमें पोएम्स लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है या हमें शायरी वगैरह लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। सो दीज़ पीपल दे कम इनटू क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है? तो क्रिएटिव राइटिंग आपकी एक स्किल एनहांस करता है, लिखने की स्किल एनहांस करता है। सो ये ऐसे आपके एचईसी सब्जेक्ट्स होते हैं और ऐसे बहुत सारे होते हैं और इसमें आपको ना लाइक आप लगा लो 20-25 सब्जेक्ट्स होंगे और वो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आपको कौन सा चूज करना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने देखा है, वो फॉरेंसिक साइंटिस्ट चूज करते हैं, लेकिन मेरा तो इंग्लिश ऑनर्स है ना, आपको खुली छूट दी जाती है कि आप अलग अलग फील्ड्स के जो है कोर्सेज चूज कर सकते हैं, ठीक है? आई डू नॉट इवन रिमेम्बर कि मेरा इस बार का एसईसी क्या था। एक्चुअली मेरा इस बार का एसईसी क्रिएटिव राइटिंग ही था। उससे पहले का मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या एसईसी लिया है, ठीक है? तो हर एक इंसान अपने अपने अकॉर्डिंगली एसईसी लेता है और इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बच्चे आते हैं और वो अपना सब कुछ बैठ करके अपना सॉल्व करते हैं, इसका पेपर वगैरह होता है वो देते हैं, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीटली यूजलेस सब्जेक्ट। अदर देन दैट कम्स योर वीएसी विच इज योर वैल्यू एडिशनल कोर्स। ये आपकी लाइफ में एक्चुअली वैल्यू ऐड करने के लिए बना है, ठीक है? आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड हो, तो उसलिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस इन्होंने कराया है। तो इसमें भी आपके पास 20-25 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा जो कोर्स है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ अट्रैक्ट कर रहा है और आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर टाइम था जब मैंने वीएसी में क्या लिया था भाई, एक तो वाई एम आई सो ब्लैक, बट अभी रिसेंटली जो है मेरी बीएससी, मुझे रिसेंट की बीएससी भी याद नहीं आ रही है। आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर, वेट। मेरी बीएससी क्या थी यार? हाँ, एक बार मेरी बीएससी थी लिटरली लाइफ स्किल्स एजुकेशन, ठीक है? लाइफ स्किल्स एजुकेशन पढ़ने के लिए आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलती है,
ठीक है, आपको कुछ बुक नहीं पता है लाइफ स्किल्स एजुकेशन की, आप रैंडमली आपको सिलेबस पकड़ा दिया जाता है और आप फिर उससे ना फिबल करते रहते हो कि भाई मैं इसमें क्या पढूं। तो ऐसे ऐसे आपके साथ लेजिट होता है कि आपके पास सब्जेक्ट्स आएंगे और आप उनको चूज करोगे और आपको उनसे वैल्यू ज्यादा मिलेगी नहीं। ठीक है, एक बार आई रिमेम्बर आई हैव इवन चोजन एथिक्स एंड वैल्यूज इन एंशिएंट इंडियन कल्चर। तो एंशिएंट इंडियन कल्चर में आपकी क्या क्या वैल्यूज थी तो वो आपको पढ़ाया जाता था। ऋत पढ़ाते हैं आपको, धर्म पढ़ाते हैं, लाइक धर्म नॉट द रिलीजन बट धर्म द मॉरल कंडक्ट, द राइटियसनेस। तो ऐसे आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 सब्जेक्ट हो गए। अब आता है यहाँ पर पे एक बहुत ही बड़ा और काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। अगर आप सोच करके आए हो कि नहीं आपको 4 ईयर यहाँ पे, आई मीन 4th ईयर यहाँ पर पे करना ही करना है, ठीक है, विच आई डू नॉट रिकमेंड बाय द वे। तो यहाँ पर पे आता है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज जीईसी। ठीक है, जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स इसे बोलते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस जीईसी में देखो क्या होता है, जीईसी में आपको आते साथ ही बात बोल दी जाती है कि अगर आपने 8 सेमेस्टर्स, जो आपके पूरे 8 सेमेस्टर्स हैं, 4 ईयर्स हैं, अगर आपने सेम जीईसी से किया, ठीक है, सेम डिपार्टमेंट की जीईसी ली, ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में माइनर मिल जाएगा। ठीक है, तो होता ये है कि मैं जैसे कि ऑब्वियस सी बात है कि बी इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ तो मेरा मेजर इंग्लिश है। ठीक है, पर अगर मैंने 8 सेमेस्टर्स पॉलिटिकल साइंस करी ही करी है, ठीक है, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में माइनर मिल जाएगा। बट अगेन दिस इज फॉर पीपल हु आर डूइंग 4th ईयर फ्रॉम डीयू। अगर आप डिग्री लेकर के जाना चाहते हैं तो आप अपना माइनर कभी भी किसी भी पॉइंट पे, इन द सेंस कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पॉलिटिकल साइंस लिया था, आपको समझ नहीं आया, आप नेक्स्ट में साइकोलॉजी में चले गए, फिर आपको समझ में नहीं आया, आप कंप्यूटर साइंस के जीईसी में चले गए, तो ऐसा यू कैन डू। ठीक है, आप सेमेस्टर सेमेस्टर चेंज करते रहते हो। बट आई हैव सीन माई क्लासमेट्स जिनका थ्रू आउट पूरे, लाइक अब हम 3rd ईयर में आ रहे हैं तो इनके 4 सेमेस्टर सेम जीईसी रही है। ठीक है, मुझे भी ये था कि नहीं यार एटलीस्ट मैं जो है 6 सेमेस्टर्स मैं पॉलिटिकल साइंस करके चल लेती हूँ। बट देन एक सेमेस्टर ऐसा आया था कि जो पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट था, तो मैंने जीसी का फॉर्म बहुत लेट में भरा था कि आपको कौन से सब्जेक्ट का जीसी चाहिए, आई मीन कौन से डिपार्टमेंट का जीसी चाहिए, तो वो मेरे को भरने में बहुत टाइम लगा था। और उस वजह से फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस का जीसी नहीं मिला था, तो फिर मैंने कंप्यूटर साइंस का जीसी लिया था। ठीक है, और वैसे भी मैं ऐसे 4th ईयर कर नहीं रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर से उसका माइनर ऑलरेडी मिलना भी नहीं है, तो आई वॉज एक्चुअली चिल विद इट। आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं। बट इफ यू आर प्लानिंग कि आपको यहाँ से 4th ईयर करना ही करना है, तो आप फिर ऐसा लगा करके चल सकते हो कि आप अपनी जीईसी ऐसी लेकर के चलो थ्रू आउट योर सेमेस्टर्स, कि आपकी सेम जीईसी हो, ताकि आपको एट द एंड एटलीस्ट माइनर मिले। ठीक है, ये चीज यहाँ पर पे होती है। तो ये मैं आपको बस ये समझा रही थी कि आपका इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके साथ ये होगा कि एईसी मैंने बता दिया, ऑल्टरनेटिव्स, ईवीएस हिंदी होती है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स आपने ले लिया। आई एम रियली सॉरी, व्हाट डिड आई जस्ट से, आई मेंट कि जब आप एईसी की बात करते हो ना, तो एईसी में हिंदी और ईवीएस है, तो आपकी वो पर सेमेस्टर जो है वो ऑल्टरनेट चलती है कि अगर आपको पहले सेमेस्टर में ईवीएस मिली है, ये आप लेते नहीं हो बाय द वे। ठीक है, ऐसा होता है कि ठीक है भाई इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बच्चे में सबके सबको ईवीएस दे दो, फिर ये अगले सेमेस्टर सबके सब इनकी ऑल्टरनेट हिंदी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे वो खुद से डिसाइड करके देते हैं। तो जैसे मैं हूँ, तो मुझे आई थिंक सबसे पहले सेमेस्टर में हिंदी मिली थी। ठीक है, तो ये हम ऑप्ट नहीं करते हैं, लाइक मेरे जितने भी बैचमेट्स हैं, जो भी हम साथ में पढ़ते हैं उस डिपार्टमेंट में, हम सारे सेम बैच के, तो हम सबको हिंदी मिली थी। और फिर हमने नेक्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस दिया था, फिर वापस से हमने हिंदी दिया, फिर वापस हमने ईवीएस दिया। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि जब आप एसएससी की बात करो ना, तो पर सेमेस्टर आपकी एसएससी आप चेंज करते हो। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ एसएससी ली, आपने उससे जो स्किल सीखी, फिर आप अपने सेकंड सेमेस्टर में आए, फिर दोबारा से आपके पास एसएससी का फॉर्म सर्कुलेट होता है कि अब आपको कौन सी एसएससी लेनी है। ठीक है, एसएससी वीएससी 2 ऐसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप कभी भी सेम नहीं ले सकते हो। ठीक है, लाइक आप बिल्कुल सेम नहीं ले सकते। आई रिमेम्बर एक बार तो मेरी एसएससी इवन वैदिक मैथ्स थी। ठीक है, मैंने वैदिक मैथ्स भी किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या सोच के किया, बट आई हैव एक्चुअली ऑल्सो डन दैट एंड इट वॉज नॉट दैट टफ, बट इट वॉज एक्चुअली माइंड बॉगलिंग, बट येस आई डिड इट। तो ऐसे आपको होता है। ठीक है, कि जैसे सपोज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में वैदिक मैथ्स ले ली, तो अब आने वाले किसी भी सेमेस्टर में मैं वापस से वैदिक मैथ्स नहीं ले सकती। ठीक है, अब मुझे कोई और सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा। आई मीन
कुछ और एसईसी ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन। तो एसईसी में ये होता है, बीएससी में भी सेम होता है कि अगर मैंने पहली बारी में बीएससी में सपोज लाइफ स्किल्स एजुकेशन ले ली थी, तो अब जो भी आने वाले सेमेस्टर आएंगे उनमें मैं जो भी एसईसी लूंगी वो लाइफ स्किल एजुकेशन के अलावा कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे आपका एसईसी बीएससी चलता है। जीईसी की अगर मैं बात करूं तो जीईसी डिपार्टमेंट वाइज होती है, और जीईसी का एक कैच होता है कि भाई अगर आप मेजर इंग्लिश में कर रहे हो तो आप जीईसी कभी भी इंग्लिश के डिपार्टमेंट से नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे इंग्लिश का डिपार्टमेंट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइड कराएगा जीईसी के लिए कि आप जीईसी में ये पढ़ोगे, ठीक है। पर अगर आपका मेजर इंग्लिश में है ना तो आपकी जीईसी इंग्लिश की नहीं हो सकती है, वो आपको इंग्लिश के अलावा कुछ और लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखो एईसी का तो सीन क्लियर है, राइट। एसईसी बीएससी में आप इंग्लिश अगर कोई कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, जो कि वो कराएगा ही, हर डिपार्टमेंट कराता है, ठीक है, तो आप एसईसी बीएससी अपने डिपार्टमेंट की ले सकते हो, कोई बात नहीं। बट जब जीईसी की बात आती है तो जीईसी आपको इंग्लिश डिपार्टमेंट के अलावा कोई और ही लेनी पड़ेगी, एंड दैट इज कंपल्सरी, ठीक है। तो ये आपका एक सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि यही चीज होती है जो इंसान को जब वो सबसे पहले कॉलेज में जाता है काफी कंफ्यूज करती है कि भाई मैं तो यहाँ इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने आया था, इन्होंने मुझे 10 चीजें क्यों पकड़ाई है, ठीक है। और पहले ऐसा होता भी था कि आप इंग्लिश ऑनर्स करने आए हो तो केवल आपको 3 सब्जेक्ट पकड़ाएंगे जो आपके कोर सब्जेक्ट है, कुछ एडिशनल हिंदी ईवीएस, आई डोंट नो हिंदी ईवीएस का तो पता नहीं, पर एसईसी बीएससी जीईसी कुछ नहीं होता था, ठीक है। एसईसी बीएससी इतना भी ज्यादा बर्डन नहीं डालता है बच्चे पे, पर जीईसी बहुत बर्डन डालता है यार। जीईसी इज जस्ट लाइक अ कोर सब्जेक्ट ओनली, बहुत बच्चे पे बर्डन पड़ता है उसका। और उसके ऊपर से अगर आपने जीईसी काफी ज्यादा टफ ले लिया है तो फिर आपको और प्रॉब्लम होती है। फॉर इंस्टेंस मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया, मेरा पॉलिटिकल साइंस में कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी बैकग्राउंड नहीं है, बट आई वाज लाइक यू नो, जब आप पहले पहले आते हो तो आपके दिमाग में भी यही होता है कि ओ आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में स्विच कर रहे हो, तो आपके दिमाग में होता है कि भाई हम तो यूपीएससी निकालेंगे, ठीक है, और इसलिए आप पॉलिटिकल साइंस ले भी लेते हो विद जीरो बैकग्राउंड। तो मैं ये बोलूंगी कि यार मतलब इतना टफ भी नहीं था कि बिल्कुल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि पता भी नहीं है, तो अगर आप पढ़ोगे, आप मेहनत करोगे, आपको पता लगेगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा भी नहीं था कि ये मैंने क्या कर लिया है, क्या ले लिया है, पर आई डोंट नो कि यू नो आप किस मेंटालिटी के साथ वहां जाओगे। अगर आपकी मेंटालिटी बिल्कुल ऐसे हाथ पैर छोड़ देने वाली है कि मुझसे तो नहीं होगा, तब आपसे नहीं होगा। मेरा तो ये था कि आई डिडंट गिव अप, आई वाज लाइक भाई पॉलिटिकल साइंस कर लेंगे, कोई बात नहीं, करनी है, ली है तो लेंगे। एंड देन बाकी के सेमेस्टर्स में भी आई वाज लाइक ओके विद पॉलिटिकल साइंस। अभी जो मैंने जीईसी दी है, ठीक है, अपने ये लास्ट वाले सेमेस्टर में जो मेरा आया है उसमें भी मैंने पॉलिटिकल साइंस से किया है, तो आई वाज ओके विद पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। मतलब आई हैड नो बैकग्राउंड एट ऑल, बट आई वाज लाइक कि ठीक है करना है कर लेंगे, ठीक है। सो इट पुट्स अ बर्डन ऑन यू। तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि उन्हें पता है यार हमें तो थर्ड ईयर तक ही करना है, तो क्या फायदा है मतलब जीईसी सेम रख करके, है ना। तो हम क्या करेंगे, इजी इजी सारी जीईसी ले लेंगे ताकि हम पे बर्डन कम रहे। तो पीपल एक्चुअली प्ले स्मार्ट एज वेल, ठीक है। एंड आई एम सेइंग कि इफ यू आर टेकिंग, मतलब अगर आपकी ऑब्वियसली इंग्लिश ऑनर्स है तो इंग्लिश ऑनर्स इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको बहुत लिखना पड़ता है यार, बहुत लिखना पड़ता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, सबसे लोएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, तो बोला जाता है कि आप इस 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 5-6 पन्ने भरो, ठीक है। और जो आपके पास 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 8 पेजेस का ऐसे लिखो, ठीक है। तो आपको मतलब इन शॉर्ट बहुत लिखना पड़ता है इंग्लिश में, ठीक है। तो आप आई वुड से कि यू नो ऐसी जीसी साथ में लेकर के चलो कि जो आपको यू नो काइंड ऑफ थ्योरी नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जो कि आपको थोड़ा आपके दिमाग को ईज दे, ठीक है, कि आपको सब कुछ ऐसे पागलों के जैसे पढ़ना नहीं है, टर्मिनोलॉजी याद नहीं करनी है। सो टेक सम इजी सब्जेक्ट। अगर आप 4th ईयर की फिराक में नहीं, ठीक है, आप इजी सब्जेक्ट लो और आप अपना कोर में फोकस बढ़ाओ। दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड, बट ऑब्वियसली इट इज योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। दिस वॉज जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम माई पार्ट, जो कि मैंने 2 ईयर में अपना एक्सपीरियंस से देखा है, ठीक है। सो एज यू नो दैट इनिशियली आई हैड प्लान कि मैं इसी वीडियो में जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है कि आपको कैसे कैसे एग्जाम्स देने हैं वो प्लस जो सिलेबस है वो मैं एक साथ कवर कर लूंगी, ठीक है। बट आई रियलाइज्ड कि इस पर्टिकुलर वे में जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लंबी हो रही है, और अगर ये काफी ज्यादा लंबी हो रही है तो यू पीपल माइट नॉट वॉच इट। अदर देन दैट इसको फिर अपलोड होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आई हैव डिसाइडेड कि दिस इज एक्चुअली पार्ट 1 of what I wanted to say, and then I will upload another part which will be part 2 जिसमें I will be discussing the syllabus of first year, both the semester 1 and semester 2, and then I'll actually upload another part, that is part 3, and that would be for, or maybe it won't be part 3,
but it would be another video in itself in which I'll actually target the second year BA English Honors students, और फिर मैं उन्हें बताऊंगी कि आपके जो फोर्थ सेम है और फिफ्थ सेम है तो उसमें क्या क्या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं और आप किस सब्जेक्ट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो. सो दैट इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. एंड आई वुड जस्ट एडवाइस यू कि अपने दिमाग में कुछ भी बर्डन नहीं लेना है, कुछ भी लोड नहीं लेना है, बिकॉज जब इतने सारे बच्चों ने किया है तो आप भी कर लोगे. आई एम हैविंग फुल फेथ इन यू एक्चुअली कि आप कर सकते हो और वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हो. मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या क्या है ओवर दीज ईयर्स, बट आई हैव फुल फेथ इन यू ऑल कि आप तो बहुत अच्छे से करोगे. एंड यू नो यू डू इट एट योर ओन पेस. सब अपनी पेस पे कर रहे हैं, आप खुद से compete करो बजाय दूसरों से compete करने के. एंड legit आई एम टेलिंग यू दैट इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज एज इन कुछ भी समझने में कि मैं कैसे करूँ, अब मैं क्या करूँ, सो यू नो कमेंट सेक्शन में तो आई कैन नॉट से मच, बट डेफिनेटली यू गाइज कैन Gmail me. I will, I think, attach my Gmail in the comment section in the pinned comments. So there you can actually DM me for any queries if you are, confused about anything. And obviously, I'll feel obliged to reply to you all guys, to your queries. So that is it for today. Bye bye. So bye. Take care.